नमस्कार नमस्कार और भाई महानमस्कार। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका अपना भरोसेमंद, दमदार और हां थोड़ा सा मजेदार भी ये है, राविश कुमार रिपोर्टिंग। देखिए, खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग की बात कुछ और है। यहां मिलेगी सच्ची बात, सीधी बात और कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, साथ ही थोड़ा बहुत हंसा भी देंगी, क्योंकि राविश कुमार रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग होती है, सेटिंग नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और जरूरी खबर की तह तक हम आपके लिए पहुंचे, तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। यूपी लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ गया है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ओबीसी युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। राजभर का कहना है कि कुल 7,994 लेखपाल पदों में ओबीसी को केवल 1,441 पद दिए गए हैं, जबकि 27% आरक्षण के हिसाब से 717 पद और मिलने चाहिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी अन्य वर्ग के आरक्षण में कटौती नहीं हुई, सिर्फ ओबीसी वर्ग के पद कम किए गए। राजभर ने इसे करोड़ों ओबीसी युवाओं के हक पर चोट बताया और मांग की कि अगर तकनीकी कारण से ऐसा हुआ है तो सरकार सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण दे। इस पत्र की प्रति मुख्य सचिव और राजस्व परिषद को भी भेजी गई है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। शनिवार को राज्य की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सदस्यों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इसके साथ ही 143 रिक्त सदस्य पदों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। खासकर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही। ये चुनाव पहले अदालत में अपील और अन्य बाधाओं के कारण टाले गए थे। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस को शांतिपूर्ण मतदान और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी अप्रिय घटना पर त्वरित कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। समुद्री व्यापार की सुरक्षा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो नाम का एक वैधानिक निकाय बनाने जा रही है, जो देश के बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा की निगरानी करेगा। भारत के करीब 95% विदेशी व्यापार का निर्भरता समुद्री मार्गों पर है, इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया। यह ब्यूरो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की तर्ज पर काम करेगा और इसका नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी करेगा। नए तंत्र के तहत जोखिम आधारित सुरक्षा उपाय लागू होंगे और साइबर सुरक्षा पर खास जोर दिया जाएगा, ताकि डिजिटल खतरों से बंदरगाहों की आईटी प्रणाली सुरक्षित रहे। बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की कथित ईशनिंदा के आरोप में मॉब लिंचिंग के बाद भारत की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला बताते हुए केंद्र सरकार से बांग्लादेश सरकार के सामने मामला मजबूती से उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर भारत को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और उनकी सुरक्षा का मुद्दा कूटनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी केंद्र की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और इसे चिंताजनक बताया। उधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात की। शुक्रवार शाम हुई इस मुलाकात में पीएम मोदी ने नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और कहा कि उनका संगठनात्मक अनुभव पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने उनके अब तक के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले नितिन नबीन ने बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिवों और वरिष्ठ नेताओं के साथ अपनी पहली अहम बैठक की, जिसमें संगठन को अधिक सक्रिय बनाने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि 15 दिसंबर को नितिन नबीन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हुई थी। कर्नाटक में सत्ता को लेकर चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2.5 साल के पावर शेयरिंग फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया है।
उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री बदलने जैसा कोई समझौता नहीं हुआ था और वे पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। सिद्धारमैया ने दावा किया कि पार्टी हाईकमान का पूरा समर्थन उनके साथ है और जब तक हाईकमान कोई और फैसला नहीं करता वे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बेलगावी में विधानसभा सत्र के आखिरी दिन दिए गए इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के भीतर लंबे समय से यह चर्चा रही है कि 2.5 साल बाद डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सिद्धारमैया के ताजा बयान से यह विवाद फिर गहरा गया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने निगरानी और सख्त कर दी है। आयोग अब केंद्र सरकार के अधिकारियों को सूक्ष्म पर्यवेक्षक के रूप में तैनात करेगा, जो बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए गणना फॉर्म और मतदाताओं के दस्तावेजों की डिजिटल जांच करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इसके लिए ग्रुप बी या उससे ऊपर के अधिकारियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ये पर्यवेक्षक सुनवाई की प्रक्रिया पर भी नजर रखेंगे और किसी भी गड़बड़ी की पहचान करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अधिकारी कई बैच में बंगाल पहुंचेंगे और इसी महीने काम शुरू करेंगे। अनुमान है कि करीब 3000 सूक्ष्म पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। देश भर में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण में तमिलनाडु में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में करीब 97.4 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने बताया कि एसआईआर से पहले राज्य में 6.41 करोड़ वोटर थे, जो अब घटकर 5.43 करोड़ रह गए हैं। इसमें 2.66 करोड़ पुरुष, 2.77 करोड़ महिलाएं और 7,191 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। सबसे ज्यादा असर चेन्नई में दिखा, जहां 14.25 लाख नाम हटाए गए और वोटरों की संख्या 40.04 लाख से घटकर 25.39 लाख रह गई। आयोग के मुताबिक मृत या राज्य छोड़ चुके लोगों के नाम हटाना एक नियमित और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा और प्रदूषण लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। शनिवार सुबह राजधानी और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, कई जगह तो न के बराबर दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सुबह और रात में घने कोहरे का असर बना रहेगा। वही वायु गुणवत्ता सूचकांक आज भी बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका है और रविवार को यह गंभीर स्तर तक पहुंच सकता है। कोहरे के चलते शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और कई ट्रेनों की रफ्तार भी घंटों धीमी रही। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी ठंड, धुंध और कोहरे का असर जारी रहने का अनुमान है। शीतकालीन सत्र के समापन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी में संसद का माहौल पूरी तरह बदला नजर आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेता एक साथ चाय की चुस्कियां लेते दिखे। करीब 20 मिनट चली इस मुलाकात में माहौल खुशनुमा रहा और ठहाके भी लगे। चर्चा के दौरान सदस्यों ने सत्र के छोटे होने और नए संसद भवन में एक समर्पित हॉल की मांग उठाई। इस पर पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे सदस्यों के गले पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहते थे, जिस पर बैठक में हंसी गूंज उठी। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि वह गांव-गांव जाकर इस बिल के फायदे बताएगी और विपक्ष के आरोपों का जवाब संसद से लेकर सड़क तक देगी। केंद्र का दावा है कि इस कानून से रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं, मजदूरी बढ़ेगी और ग्रामीण ढांचे को मजबूती मिलेगी। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे गरीब विरोधी बताते हुए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने 27 दिसंबर को कार्यसमिति की बैठक बुलाई है, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो जनता सड़कों पर उतरेगी और सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले सांगली में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है।
शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को झटका देते हुए 2 पूर्व मेयर और 16 पूर्व पार्षद अजित पवार गुट की एनसीपी में शामिल हो गए। इनमें एक पूर्व मेयर कांग्रेस से और एक शरद पवार गुट से है। यह दल बदल डिप्टी सीएम अजित पवार की मौजूदगी में हुआ। अजित पवार ने कहा कि बदलते समय में नई लीडरशिप और विकास जरूरी है। उन्होंने सांगली के समग्र विकास, इंडस्ट्री और एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं पर जोर देते हुए शहर को आगे बढ़ाने की बात कही। एसआईआर प्रक्रिया के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20-21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। 20 दिसंबर को पीएम पहली बार एसआईआर के दौरान बंगाल पहुंचेंगे, जहां वे करीब 3200 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें नादिया जिले में NH-34 के 55.7 किमी 4 लेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन और उत्तर 24 परगना में 17.5 किमी सेक्शन का शिलान्यास शामिल है। पीएम ताहिरपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे असम जाएंगे, जहां 15,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गुवाहाटी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन, शहीदों को श्रद्धांजलि और डिब्रूगढ़ में 10,600 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया प्रोजेक्ट का भूमि पूजन भी कार्यक्रम में शामिल है। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नासिक के 1995 के आवास आवंटन मामले में सत्र न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद कोकाटे ने हाई कोर्ट का रुख किया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के जमानत बांड पर जमानत दे दी, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी टल गई है। हालांकि अदालत ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। सजा के बाद कोकाटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। यह मामला फ्लैट आवंटन में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक मदन मित्रा के भगवान राम को लेकर दिए बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है और बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। जिस बंगाल में कभी रामनवमी सीमित दायरे में थी, वह अब राम का नाम और आयोजन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे माहौल में राम पर टिप्पणी ने टीएमसी को डिफेंसिव मोड में ला दिया है। बीजेपी इसे हिंदू भावनाओं से जोड़कर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले भुनाने की तैयारी में है। मदन मित्रा ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, इसलिए पार्टी के लिए डैमेज कंट्रोल चुनौती बन गया है। सवाल यह है कि ममता इस बयान से दूरी बनाकर नुकसान कम कर पाएंगी या मामला और राजनीतिक तूल पकड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कोडीन कफ सिरप मामले पर सियासी घमासान तेज हो गया है। आरोपी के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल होने के बाद बीजेपी के हमलों पर सपा प्रमुख ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर तस्वीर में दिखने वाला शख्स माफिया है तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ मौजूद तस्वीरों में भी यही सवाल उठता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार कोडीन से जुड़े अहम तथ्यों को छिपा रही है और अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि पीएम के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट कैसे चल रहा था और मांग की कि माफिया पर बुलडोजर चलना चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग जारी है। खराब मौसम और घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर के ताहिरपुर में लैंड न कर पाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल फोन के जरिए पश्चिम बंगाल की रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का विरोध कर रही है। उन्होंने बंगाल में महाजंगल राज का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में विकास परियोजनाएं कमीशनखोरी के कारण अटकी हुई है। पीएम ने जनता से अपील की कि वे एक बार बीजेपी को मौका देकर डबल इंजन सरकार बनाएं ताकि विकास को रफ्तार मिले। साथ ही उन्होंने नादिया की सांस्कृतिक विरासत और नए हाईवे प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को गिनाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले को गंभीर बताते हुए इसे महिला सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह विवाद मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप और पश्चाताप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था, लेकिन बयानबाजी के कारण मामला और तूल पकड़ रहा है।
मायावती ने यूपी के बहराइच में कथावाचक को सलामी देने के पुलिस मामले पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह पुलिस परंपरा, अनुशासन और मर्यादा के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा और संसद के शीतकालीन सत्रों में जनहित, किसान समस्याओं, प्रदूषण और राष्ट्रीय मुद्दों पर ठोस चर्चा न होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि संसद सत्र के दौरान विपक्ष के नेता होने के बावजूद राहुल गांधी विदेश जाकर भारत विरोधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जर्मनी में राहुल गांधी ने हर्टी स्कूल में कॉर्नेलिया वोल से मुलाकात की और जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों से उनके कथित संबंध भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। भाटिया ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर किस तरह का एजेंडा चला रहे हैं और क्या यह भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के जरिए जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है।